ये क्या रहा है मोबाइल पे मैसेज, छोड़ो। चलो भाई, तो अब तक जितने लोग क्लास में जुड़ गए सबका हार्दिक स्वागत है। और आप लोग तो मेरा पहले से ही कर लिए हैं। आज सबसे पहले लेक्चर की कोडिंग करो। इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक? ठीक है। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, और इस विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। और केमिस्ट्री को प्री प्लस मेंस के हिसाब से आप लोगों की भाषा में टॉप लेवल पे पढ़ रहे हैं। ठीक है। एक चीज और, अभी आप लोग लेक्चर की कोडिंग करें और उसके बाद फिर आप लोगों को आज, क्योंकि बैकग्राउंड ही पढ़ना है आज, बोहर के मॉडल का बैकग्राउंड की कुछ बातें छूटी हुई हैं। बोहर का मॉडल पढ़ चुके हैं, और उसके साथ साथ जो आधुनिक परमाणु मॉडल है वो बहुत ज़रूरी है हमको जानने के लिए, जीएस के हिसाब से भी उसका कुछ बैकग्राउंड है, एक दो बैकग्राउंड वो भी आज करेंगे। तो आज आप लोगों को मैं बैकग्राउंड में डुबोऊंगा। आज आप लोगों को बैकग्राउंड के ओशन में डुबोऊंगा। अब आपको बताना है कि स्लो मोशन में डूबना है या फुल मोशन में। कुशवाहा जी बताओ। आज आप लोगों को डुबाता हूं जो परमाणु मॉडल के बैकग्राउंड है उसके ओशन में। अब डूबना कैसे है ये बताओ। स्लो मोशन में डूबना है या फिर फुल मोशन में डूबना है, फास्ट मोशन में डूबना है? अरे फुल नहीं, फुल गलत हो गया। स्लो मोशन में डूबना है या फिर फास्ट मोशन में डूबना है? कुशवाहा जी फुल मोशन में बोल रहे हैं। बोलो भाई, नहीं तो फिर बोलोगे कि आपने कैसे डूबोया। स्लो, अच्छा स्लो मोशन में डूबना है। हाँ, तो स्लो मोशन में ही हमको डूबना है, तभी ठीक से सिलेबस बनेगा। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, रसायन विज्ञान, बनाओ बनाओ। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान का अब तक जो लेक्चर हो गए हैं, अब तक जो लेक्चर उपलब्ध हैं आपको, वो है लेक्चर 1 से लेक्चर 22 तक। सही हूं ना मैं? 22 ही लास्ट था। हर्षवर्धन क्या बोल रहे हैं? इनको डूबने की बहुत पड़ती है। हाँ तो सही है ना, डूबना ही है इनको, बट स्लो मोशन में डूबना है। गाना भी खतरनाक बनाते हैं यार। एक तो आंखों के ओशन में डूबना है, वो भी स्लो मोशन में डूबना है। सिलेबस में तो स्लो मोशन में डूबना है, सही बात है, बट उधर के ओशन में स्लो मोशन में समझ में नहीं आता। टॉपिक पे 23 हो चुके हैं। कृष्णा बोल रहे, आशीष बोल रहे हैं 23 पिछला हो चुका है। अच्छा हाँ, तो चलिए 23 तक हो चुके हैं अभी तक। आज का लेक्चर रहेगा, आज का लेक्चर है 24, और 24 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये पहले बना लेते हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है, किस लिए है, तो हमको पता है कि ये कोई भी एग्ज़ाम जो जीएस के लिए है, स्टेट सर्विस है, अगर सिविल सर्विस है, अगर उसमें आता है तो प्री प्लस मेंस के लिए है। यूपीएससी में भी प्रीलिम्स में काम करेगा, मेंस में तो खैर वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछ नहीं रहा है, लेकिन क्या भरोसा, कभी पूछ ही ले। प्रकृति से तो लगता नहीं है कि पूछेगा। बाकी हर एक एग्जाम में आपको काम आएगा अगर समझ के पढ़ना चाहते हो तो। सामान्य अध्ययन यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि सामान्य अध्ययन के हिसाब से हम चीज़ों को स्टडी करेंगे। सामान्य अध्ययन क्या होता है ये बात मैं समझा चुका हूँ पहले ही, कि सामान्य अध्ययन और विशेष अध्ययन का परिभाषा क्या होता है, मतलब क्या होता है उसका। तो आज के लेक्चर का मतलब हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो बोहर या बोर जो भी आप बोलते हो, मैं बोहर लिख देता हूँ, बाकी बोर भी लिख सकते हो आप। बोर के परमाणु मॉडल, बोर के परमाणु मॉडल की पृष्ठभूमि से संबंधित तथ्य तथा
आधुनिक परमाणु, अभी हम आधुनिक वाला पढ़े नहीं हैं, इसका बैकग्राउंड देख के फिर पढ़ेंगे, तो आज बैकग्राउंड कर लेते हैं। आधुनिक परमाणु मॉडल से संबंधित पृष्ठभूमि। बैकग्राउंड क्या था, आज आपको बैकग्राउंड में डूबूंगा, ठीक है ना, बैकग्राउंड में ही आज डूबना है स्लो मोशन में। ये दो बातें हमको पढ़नी है, इसमें क्या क्या, इतनी बातें समझ में नहीं आती हैं, तो पहले आपको समझ में आ जाए कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में, जो मैंने आपको लगभग 2 या 3 जगहों पे पढ़ा दिया है। एक तो फिजिक्स में पढ़ाया है, दूसरा सुदूर संवेदन टॉपिक पढ़ रहे थे तकनीक में, वहां भी बताया था, और उसके साथ साथ एक जगह पे और इसकी बात हुई थी, और वो था यूनिट 9 प्रीलिम्स का, उसमें स्पेक्ट्रम की बात आती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में आती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग एवं स्पेक्ट्रम, तरंग एवं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम संक्षिप्त में यहाँ बात करेंगे, यहाँ ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि फिजिक्स में ऑलरेडी इसको देखे हुए हैं, 3 जगहों पे पढ़े हुए हैं पहले। और क्या, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन का, अच्छा उससे पहले हम पढ़ेंगे क्या, स्पेक्ट्रा के प्रकार थोड़ा पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रम का बहुवचन होता है, स्पेक्ट्रा के प्रकार, क्योंकि पहले लेक्चर नंबर 22 में जाके अगर आप देखेंगे तो ये सब बैकग्राउंड में लिखवाया था, बोला था कि बाद में समझाऊंगा। स्पेक्ट्रा के 2 प्रकार, एक पढ़ेंगे सतत स्पेक्ट्रम और दूसरा पढ़ेंगे, अच्छा ऐसे कर लो, एक कर लेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, एक पढ़ेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, बहुत लेंदी टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे हैं, समझ लेंगे हम अपने लेवल पर। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दूसरा हो जाएगा अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम थोड़ी बहुत बातें तो उस दिन ही बता दिया था। ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है, इसमें मुख्य रूप से 2 होते हैं, वैसे तो ये भी वैसा होता है लेकिन इसमें 2 होते हैं, एक सतत स्पेक्ट्रम होता है और दूसरा होता है रेखीय स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, लगे हाथों थोड़ा सा पढ़ लेंगे आदर्श कृष्णिका के बारे में। आदर्श कृष्णपिंड या कृष्णिका, जो भी आपको अच्छा लगे, ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी। उसके बाद थोड़ा सा हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, सब जीएस के लेवल पे, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। और उसके बाद आगे पढ़ेंगे, इसके जस्ट आगे पढ़ेंगे, अच्छा यहाँ एक चीज़ और हमको पढ़ना है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। इसी में आप और बना लीजिएगा एक, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम। केवल हाइड्रोजन का पढ़ लेंगे, बाकियों का हमें जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बहुत शॉर्ट में, बस समझने के लेवल पर, कि कभी प्रीलिम्स में या एमपीपीएससी के तो मेंस में भी पूछ सकता है, तो कैसे संभालें अगर कभी आ जाए तो, क्योंकि बहुत बेसिक बात है ये जानना आपको जरूरी है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। उसके बाद पढ़ेंगे, ये हो गया, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, द्रव्य की द्वैती प्रकृति। द्रव्य की द्वैती प्रकृति। डुअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे, उस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि बाद में चल के डी ब्रॉगली इसको बताएंगे, इसी को डी ब्रॉगली का समीकरण कहा जाता है, आगे इन्होंने ही कंसेप्ट दिया था। और आज का लास्ट टॉपिक जो रहेगा, वो रहेगा हाइजेनबर्ग का। हमने पढ़ा था बोर के मॉडल में कि बोर का मॉडल क्या था, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का व्याख्या नहीं कर पाया, तो वो है क्या, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का सिद्धांत। और अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो लास्ट टाइम पे अंत में एक नोट डाल लेंगे, एक नोट के बारे में पढ़ लेंगे। वो नोट क्या रहेगा, द्रव्य तरंगे एवं चुंबकीय तरंगों में अंतर। द्रव्य तरंगे अलग होती हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगे अलग होती हैं, तो वर्सेस बना सकते हो, बनाम द्रव्य तरंगे बनाम विद्युत चुंबकीय तरंगे। शॉर्ट में लिख रहा हूं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो आज के
क्लास का अब आपको लग रहा होगा कि यार एजेंडा तो काफ़ी बड़ा हो गया है, क्लास लग रहा है कि यार 3 साढ़े 3 4 घंटे खींचने वाली है क्या? नहीं, इतना नहीं लगेगा, क्योंकि हमको जीएस के हिसाब से पढ़ना है। देखते हैं कितना लग जाए, लेकिन संभवतः जो अपना नॉर्मल टाइम होता है उसमें ख़त्म हो जाना चाहिए। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रा के प्रकार, आदर्श कृष्णिका, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, द्रव्य की द्वैती प्रकृति, हाइजेनबर्ग की का अनिश्चितता का सिद्धांत, और लास्ट में अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग देख लेंगे द्रव्य तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगों में डिफरेंस क्या है। इन बातों को हमें समझ के पढ़ना है, जिससे कि जब हम आधुनिक परमाणु मॉडल पढ़ें तो आसानी से समझ में आए। चलो, तो एजेंडा सबको समझ में आ गया। आज क्लास का क्या है, क्या एजेंडा है? एजेंडा है कि आज हम लोगों को पृष्ठभूमि में, पृष्ठभूमि को बोलते हैं बैकग्राउंड, तो आज हम लोगों को बैकग्राउंड देखो दोनों जगह बैकग्राउंड ही है, तो बैकग्राउंड में आज हम लोगों को नहीं, आप लोगों को डूबना है और स्लो मोशन में डूबना है, जिससे कि बातें आराम से समझ में आए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और क्लास शुरू करते हैं, एक एक का स्टडी करना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। इसको मिटा रहा हूँ, हेडिंग डालिए विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। सिलेबस की सिंगल बात भी हम नहीं छोड़ेंगे, हर एक चीज़ को पढ़ते चलेंगे, कुछ भी छोड़ के एग्जाम में नहीं जाएंगे कि वहाँ सरप्राइज हो जाएं हम। जब सिलेबस में बताया हुआ है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे। पहला पॉइंट, विद्युत चुंबकीय तरंगे और स्पेक्ट्रम तो पहले बाद में देखें। विद्युत चुंबकीय तरंगे मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, लेकिन अब क्लास चल रही है तो थोड़ा बेसिक जानकारी दे देते हैं यहाँ पे। विद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब क्या होता है? ऐसी तरंगें, अब तरंग नाम का एक चैप्टर ही हमने पढ़ा था फिजिक्स में, याद करिए। फिजिक्स में आपको पढ़ाया था कि तरंग में अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उसका पूरा अलग अलग तरीके से हमने चीज़ें बनाया था, वहाँ आप नहीं जाएंगे। अलग अलग आधारों पर उसको हमने बांटा था। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में लिखेंगे ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए, संचरण मतलब क्या समझ रहे हो? चलना, गमन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, प्रोपागेशन इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की अनिवार्यता नहीं होती है। माध्यम की अनिवार्यता मतलब जरूरी नहीं है कि रहे ही माध्यम तभी ये चलेगा। अनिवार्यता नहीं होती है, माध्यम की अनिवार्यता नहीं होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। अब बात आ रहा कि माध्यम क्या, मतलब कोई माध्यम ही न रहे, न तो ठोस माध्यम रहे, न तो द्रव माध्यम रहे, न तो गैस माध्यम रहे, कोई माध्यम नहीं है। और जब कोई माध्यम नहीं है तो उसको हम निर्वात बोलते हैं। न तो गैस है वहाँ पे, न द्रव है, न ठोस है, तो उसको हम निर्वात बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। और मैं पहले बोल रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा लो लेवल पर लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये बात मैंने कई जगहों पे पढ़ा दिया है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, अपने आप में एक टॉपिक बन जाता है ये। तो अभी बस आपको समझना कि ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की अनिवार्यता नहीं होती है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि अनिवार्यता क्यों लिख रहे हैं आप। किताबों में तो बोलता है कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मैं आवश्यकता न लिख के अनिवार्यता इसलिए लिख रहा हूँ। क्यों? इस बात को समझो, शब्द हमको सही प्रयोग करने चाहिए। ऐसा क्यों मैंने प्रयोग किया? क्योंकि अगर माध्यम रहेगा तो ऐसा नहीं कि ये चलेंगी नहीं। माध्यम अगर उपस्थित है तब भी ये क्या कर सकती हैं? उसमें संचरण कर सकती हैं, चलेंगी, गमन तो कर ही सकती हैं। और अगर माध्यम नहीं है तो कोई इनको तकलीफ नहीं है। माध्यम अगर नहीं है तब भी संचरण करेंगी, इसलिए माध्यम की अनिवार्यता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरी तरंगें जो विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं, उनमें माध्यम की अनिवार्यता होती है। आवश्यकता केवल नहीं बोलेंगे, अनिवार्यता बोलेंगे। कारण मैं अभी जो बोल रहा हूँ ना, ध्वनि, आवाज़, ये ध्वनि किसी माध्यम से जा रही है। कैसे? जैसे देखो, अगर वायरलेस माइक नहीं है, अगर वायर वाला माइक है, तो ये वायर क्या कर रहा है? एक माध्यम ही है ना, ठोस माध्यम है, ये कैमरे तक ले जा रहा है।
और फिर कैमरे से उस आवाज़ को यहाँ तक लाने के लिए, लैपटॉप में लाने के लिए एक कैप्चर कार्ड लगा हुआ है, ये भी केबल के द्वारा जुड़ा हुआ है। प्लस यहाँ से मैं बोल रहा हूँ तो आसपास के लोग भी सुन रहे होंगे। वो कैसे सुन रहे होंगे? तो वायु है यहाँ पे, गैसियस माध्यम है, कुछ ठोस भी चीज़ें रखी हुई हैं, उनमें चल के वो जा रहा है। अगर सारे माध्यम हटा दिया जाए ना तो ये ध्वनि तरंगे नहीं चलेंगी। इसलिए तरंगों को कई वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है यांत्रिक तरंग, एक होता है अयांत्रिक तरंग, दूसरा हमने बता दिया अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। ये क्या है? फिजिक्स के लेक्चर में आप जाकर रिवाइज कर लीजिएगा। अदरवाइज फिजिक्स का लेक्चर फिर डबल से जब चालू होगा तो वहाँ पे फिर देखेंगे। अभी बस समझिए विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की अनिवार्यता नहीं होती है, माध्यम न रहे तब भी ये चल पाएंगी, उनको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में कैसे कहानी बढ़ी थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। तो 1660 के आसपास या 1600 एडी में, डेट इधर उधर लिखे रहते हैं, न्यूटन ने बोला कि जो सूर्य का प्रकाश है ना, न्यूटन ने बोला कि जो सूर्य का प्रकाश है, इस सूर्य के प्रकाश में 7 रंग हैं, मतलब 7 तरंगे हैं। 7 रंग हैं मतलब क्या? 7 तरंगे हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 तरंगे हैं या 7 रंग हैं, अभी बस समझ लो। और ये 7 रंग हमारी नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। नग्न मतलब क्या? कोई भी सूक्ष्मदर्शी या कोई उपकरण नहीं प्रयोग कर रहे हैं, नग्न आंखों द्वारा दिखाई दे देंगे। अगर प्रिज्म से इसको हम गुजारें तो एक प्रिज्म लगा दें और प्रिज्म पे अगर इसको हम डालें सूर्य के प्रकाश को, तो ये 7 रंगों में इसको विभक्त करके दिखाता है। नग्न आंखों से भी हम इस बात को देख पाएंगे। तो ये 7 तरंगे हमको नग्न आंखों से दिखाई देती हैं, नग्न आंखों से दिखाई देती हैं। इसका नाम उसने रखा क्या? दृश्य प्रकाश। इसका नाम स्पेक्ट्रम, अभी मत बोलो, स्पेक्ट्रम समझा दूंगा, हालांकि पहले बता चुका हूं, दृश्य प्रकाश बोल दिया। बट बाद में लोगों ने जाके देखा कि नहीं यार ऐसा नहीं है। खासकर 1870 में, कुछ लोग 1867 लिखते हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये डेट में इधर उधर थोड़ा मिल जाता है। 1870 में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था जेम्स मैक्स क्लार्क। अब तो क्लार्क दिमाग में रखिएगा, नाम देख लीजिए, क्लार्क है। तो क्लार्क नामक एक विद्वान आया और इस क्लार्क ने क्या किया? बोला कि ऐसा नहीं है कि केवल सूर्य का जो प्रकाश है इसमें केवल दृश्य प्रकाश है, बल्कि सूर्य के प्रकाश में तो क्या है, और भी बहुत सी तरंगे हैं जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती। बस दिक्कत ये है। तो उसने बोला कि जो दृश्य प्रकाश है ये तो है ही सूर्य के प्रकाश में, दृश्य के साथ साथ अदृश्य भी है। और अदृश्य मतलब क्या? जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, अदृश्य प्रकाश भी उसमें है। और फिर इन्हीं ने ये बताया कि जो प्रकाश है ये प्रकाश कैसा है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात प्रकाश को संचरण करने के लिए, गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश बिना माध्यम का चल जाता है। और यह स्वाभाविक सी बात है, आप देख रहे हैं कि सूर्य से पृथ्वी के बीच में कई जगहों पर निर्वात होता होगा, लेकिन प्रकाश फिर भी चल के आ जाता है। उसके साथ साथ आप देखोगे अगर आप कहीं एकदम निर्वात बना दें, वैक्यूम तो हम बना सकते हैं आज, उस वैक्यूम में भी अगर आप बल्ब जला दोगे तो चारों तरफ उजाला कर देगा। तो हाँ, अनिवार्य माध्यम की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अदृश्य प्रकाश और दृश्य प्रकाश की बात उन्होंने बताया कि अदृश्य प्रकाश भी इसमें है। और इन्होंने केवल एक नहीं, आगे चल के देखोगे तो मैंने पूरा पढ़ाया है कि औरक्त की खोज किसने किया है, एक्सरे की खोज किसने किया, गामा की खोज किसने किया। अब वो यहाँ पे टॉपिक नहीं कवर करेंगे, बस ये समझ लो कि इन्होंने एक तो ये बताया कि अदृश्य प्रकाश भी है, और दूसरा बात यह आई कि विद्युत चुंबकीय तरंगे भी, जो प्रकाश होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग ही है, माध्यम में तो चलती ही है, ये माध्यम के बिना भी चलती है। बस फर्क इतना है, आप ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में सबसे तेज चलती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में सबसे तेज गति इनकी रहेगी, बहुत तेज चलेंगी। और जैसे जैसे माध्यम लेकर आओगे ना, द्रव लेकर आओगे तो धीमी हो जाएंगी, द्रव में धीमी हो जाएंगी, ठोस में लेकर आओगे और धीमी हो जाएंगी। और ठोस जितना ज़्यादा ठोस क्रिस्टली होता जाएगा उतना धीमी होती जाएंगी ये।
और यही जब अगर अपनी ध्वनि की देखोगे ना, सब पढ़ा चुका, तो ध्वनि उल्टा चलती है। ध्वनि निर्वात में पूरी तरीके से इसकी गति लुल हो जाती है, जो आप लोग बोलते हो ना लुल वाली भाषा, जीरो हो जाती है। और निर्वात के जैसे ही इसको द्रव में लेकर आएंगे थोड़ा तेज हो जाएगी। बोलो सर गैस को नहीं बोल रहे हो, तो गैस लिख लो। गैस में आओगे तो गैस में आओगे थोड़ी कम होगी, लेकिन लोग किताबों में निर्वात और गैस को एक ही मान लेते हैं, बट इसमें डिफरेंस है। निर्वात में थोड़ा तेज चलेगी, गैस में थोड़ा सा उससे कम, लेकिन लगभग बराबर ही रहेगी। और द्रव में यहाँ पर ये थोड़ा तेज हो जाएगी और ठोस में आओगे और तेज हो जाएगी। और मैं आपको कई बार एग्जांपल देता हूँ कि जब कान लगा के आप किसी अपने जो बेंच पर बैठ के बजाते हैं, आप कुछ कच्चा बादाम वाले टाइप पर लिरिक्स कुछ धुन बजाते हैं, तो आपको बड़ा मज़ा आता है कि मैं तो एकदम हिमे से समिया बन गया हूँ। लेकिन पड़ोसी वाले को समझ में नहीं आता कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि आपने कान उसी पे रखा है। तो आपके कान में ठोस से होकर जा रही है तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, ठीक ठाक आवाज़ आ रही है। और बाकियों का कान ऊपर है तो गैस से चल के वही ध्वनि आ रही है, तो धीमे आ रही है, तो उतना मज़ा उनको नहीं आता है। खैर ये अब एक अलग चैप्टर है, उस पर बात नहीं करेंगे। अभी बस समझ लीजिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है। अब जब ये अदृश्य प्रकाश की बात आई कि अदृश्य तरंग भी है, तो बात हुई कि भैया अदृश्य तरंग कौन कौन सी हैं। तो इसको ढूंढने में बहुत से लोगों ने मेहनत किया। हम वहाँ न जाकर अब थोड़ा सा पहले स्पेक्ट्रम की बात कर लें, उसके बाद इसको समराइज कर दें। यहाँ पर स्पेक्ट्रम अब क्या होता है, बात आती है कि स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम अक्सर हम बोलते हैं, लेकिन परिभाषा पर ध्यान नहीं देते कि आखिर में इसका नाम क्या है। तो स्पेक्ट्रम क्या है, अब स्पेक्ट्रम क्या है, तो इसमें आपको दिमाग में रखना है कि जब अभी सूर्य का प्रकाश ही दिमाग में रख लो। जब सूर्य के, ऐसे लिख लो, हटाओ, जब किन्हीं तरंगों के समूह को, जब किन्हीं तरंगों के समूह को, जब किन्हीं तरंगों के समूह को उनके तरंगदैर्ध्य अथवा आवृत्ति के, ये बातें बता चुका हूं, तरंगदैर्ध्य आवृत्ति क्या है, और थोड़ी सी फिर बता दूंगा अगर दिक्कत होगी तो। उनके तरंगदैर्ध्य अथवा आवृत्ति के अवरोही अथवा आरोही क्रम में, अवरोही घटते, अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो इसी व्यवस्था को, तो इसी क्रम को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम या वर्ण क्रम। इंग्लिश में बोलते हैं वर्ण, हिंदी में बोलते हैं वर्ण क्रम, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेक्ट्रम। बड़ा आसान है, कोई भी तरंग ले लो और उस तरंग को, तरंग में तरंगदैर्ध्य होगा, तरंग में आवृत्ति होगी, तरंग में आवर्तकाल होगा, बहुत कुछ चीज़ें रहती हैं तरंग की विशेषताएं, सारी बात यहाँ नहीं करनी है। तो उनके तरंगदैर्ध्य के या तो अवरोही में जमा लो या तो आरोही में जमा लो, आपकी मर्जी है। और आपको लगता है कि तरंगदैर्ध्य में नहीं जमाना है, मैं तो आवृत्ति में जमाऊंगा, तो जमाओ, आवृत्ति के अवरोही में कर दो या आवृत्ति के आरोही में कर दो। कई लोग तो इसी में फंस जाते हैं कि अवरोही क्या है, आरोही क्या है। अवरोही मतलब होता है घटता क्रम, घटते क्रम को सीढ़ी से उतरोगे तो अवरोही, और सीढ़ी पे चढ़ोगे तो क्या है, आरोही। घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दोगे तो जो क्रम मिलेगा उसी क्रम को हम क्या बोल देते हैं, वर्ण क्रम। जैसे स्कूलों में प्रेयर होता था ना, तो स्कूल में प्रेयर होता था तो आप देखते थे कि खड़ा कराते थे बच्चों को, सबसे पहले छोटा एकदम कच्चे बादाम टाइप को पहले, फिर उससे थोड़ा पका, फिर उससे पका, उससे पका, हाइट के अनुसार बता रहा हूँ मैं, एज तो लगभग सेम ही रहता है। तो उसको हम बोलते हैं कि एक क्रम में खड़ा करा देते हैं टीचर। वैसे ही यहाँ पर अगर क्रम बना दे रहे हैं तो वो क्या है, स्पेक्ट्रम। अब लगे हाथों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तरंगदैर्ध्य आवृत्ति कुछ लोगों के लिए सिर दर्द बन सकता है, तो मैं इसको हटा के यहाँ पहले सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूं कि ये जो संचरण होता है ना, इसका संचरण, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे संचरण कैसे करती हैं। ये तरंगे संचरण करती हैं किस रूप में, तो तरंग के फॉर्म में संचरण करती हैं, तरंग के रूप में। और इस तरंग के रूप में जब ये संचरण करती हैं तो श्रृंग और गर्त के रूप में करती हैं, श्रृंग व गर्त, ध्यान रखिएगा।
ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ना, तो यहां पर अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य की बात आती है, मैं वहां नहीं जाऊंगा अभी। ये अनुप्रस्थ तरंग होती है और इसलिए ये चलती हैं किसमें, श्रृंग और गर्त में। तो श्रृंग और गर्त के रूप में क्या होता है, यहां से एक क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ गया। तो अब आपको ये दोनों बात भी फिर से समझा देता हूं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। तो इसको मैं मिटा रहा हूं और आप लिख लीजिए उसके नीचे बल्कि कहीं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें तरंग के रूप में श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं, क्रेस्ट और ट्रफ, इंग्लिश में बोलते हैं क्रेस्ट और ट्रफ। कैसे, जैसे देखो ये कोई विद्युत चुंबकीय तरंग है तो ये हमेशा, ये इसका मध्यमान स्थिति है तो ये ऐसे चलती है, ध्यान रखिएगा। सारी ये अनुप्रस्थ तरंगों की बात कर रहे हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न विरलन में चलती हैं, ऐसे संपीड़न, कंप्रेशन, फिर विरलन, फिर संपीड़न, फिर विरलन। जो हमारी ध्वनि है वो ऐसे चलती है, ध्वनि ऐसे चलती है, ध्वनि ऐसे नहीं चलती है। बट मैं बोल रहा हूँ ना कि तरंग का टॉपिक नहीं है, फिजिक्स नहीं है, ये केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री में बैकग्राउंड में सेट कर रहा हूँ कि आपको बात समझ में आ जाए, इसलिए मैं अब इन बातों की चर्चा यहाँ नहीं करूँगा कि संपीड़न विरलन के माध्यम से कौन सी तरंगें चलती हैं, कैसे ऊर्जा का ट्रांसफर इसमें होता है, ये हमारे काम का यहाँ नहीं है। तो इसमें देखो, अब इसमें जो ये ऊपर वाला भाग है ना, ये ऊपर जो बन रहा है भाग, इसको बोलते हैं श्रृंग, सिंग नहीं श्रृंग, और इंग्लिश से बोलते हैं क्रेस्ट, कुछ लोग क्रस्ट भी पढ़ते हैं। और नीचे वाला जो ये दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, गर्त, इसको हम बोलते हैं ट्रफ। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो तरंगदैर्ध्य समझो। तरंगदैर्ध्य क्या है, तो तरंगदैर्ध्य का मतलब हो गया, इस रूप में ही चलती हैं तरंगे हमेशा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तरंगदैर्ध्य का मतलब क्या होता है, किन्हीं दो क्रमागत श्रृंगों या कोई दो क्रमागत श्रृंग ले लो या कोई दो क्रमागत गर्त ले लो, दोनों की दूरी बराबर ही आएगी और इसी दूरी को हम क्या बोलते हैं, तरंगदैर्ध्य। किन्हीं दो क्रमागत श्रृंगों या किन्हीं दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, आपको गर्त पसंद है तो गर्त लो, अगर आपको श्रृंग पसंद है तो श्रृंग लो। किन्हीं दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी क्या कहते हैं, नहीं लिखूंगा, के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तरंगदैर्ध्य। और इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसको दिखाते हैं किससे, हम इसको प्रदर्शित करते हैं लेम्डा से। ये एक शब्द, एक सिंबल है लेम्डा, लैटिन लेम्डा बोलते हैं, कुछ लोग लैम्डा बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगे। और इसको मापन कैसे करते हैं हम, छोटा रहता है अक्सर तो इसका मापन कई मात्रकों में करते हैं, कुछ लोग एंगस्ट्रॉम में करते हैं। कई जगहों पे आप देखोगे तो एंगस्ट्रॉम या एंगस्ट्रॉन बोलते हैं लोग, म आएगा एंगस्ट्रॉम, एक के ऊपर ऐसे जीरो लगा के करते हैं। और ये फिजिक्स में पढ़ा दिया हूं मैं, कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर के होता है। तो कुछ लोग एंगस्ट्रॉम में करते हैं, कुछ लोग इसको नैनोमीटर में करते हैं, कुछ लोग इसको मापते हैं किसमें, नैनोमीटर में। ये बड़ा उलझन है, मैं देखता हूँ बच्चे, मैं पढ़ा दिया एंगस्ट्रॉन में, वो नैनोमीटर वाला पढ़ के आते हैं, बोलते सर आप गलत पढ़ा दिए, मात्रक नहीं देखते, बोलते सर आपने 10⁻10 बताया था, मुझे एक एंगस्ट्रॉम किसी का बताया, मैं एक एंगस्ट्रॉम है, वो पढ़ के आ गए कि वो तो नैनोमीटर में आए तो थोड़ा सा अलग हो गया, तो फिर बोलते हैं कि ये गलत हो गया। तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए, इसलिए मैं आपको फिजिक्स के शुरू के लेक्चर में ही ये सब समझा देता हूँ। नैनोमीटर जो होता है इसको 10⁻9 मीटर के बराबर होता है, 9 मीटर। कई बार लोग इसको माइक्रोमीटर में यूज करते हैं, तो इससे सब मान एक ही रहेगा, वैल्यू बिगड़ती बढ़ती रहेगी। माइक्रोमीटर को म्यू से दिखाते हैं, म्यू एम माइक्रोमीटर, नैनोमीटर को एनएम नैनोमीटर। ये कितना होता है, 10⁻6 मीटर। कुछ लोग मिलीमीटर में दिखाते हैं, कुछ लोग सेंटीमीटर में दिखाते हैं, आपकी मर्जी है आप किस में दिखाना चाहते हो। कन्वर्जन अगर पढ़ लिए हो चैप्टर मेरा जो फिजिक्स में बताया था तो उससे आप कन्वर्ज कर लेना, आपकी मर्जी है, सेंटीमीटर में दिखाना है, मिलीमीटर में दिखाना है, जिसमें चाहो उसमें दिखा लो। तो ये इसके मात्रक अलग अलग मिल जाएंगे, तो वैल्यू आपको थोड़ी अलग अलग मिल जाएगी। और विद्युत चुंबकीय तरंगे तो बहुत सी, अभी हम देखेंगे डायग्राम एक बना के। जब विद्युत चुंबकीय तरंगे बहुत सी हैं, जैसे हम लोग इंसान बहुत से हैं ना, पूरे विश्व में 750 करोड़ इंसान हैं, तो सब में अलगाव क्या है,
अलगाव एक तो रंग रूप का जो है वो है ही, तो रंग रूप की बात छोड़ दे तो नाम का भी अलगाव है ना, सबका अलग अलग नाम दिया गया है। नाम सेम हो गए तो सन ऑफ अलग हो जाता है कि किसके हो। वैसे ही इनका अलगाव ही हम कैसे करते हैं, इनका अलगाव होता है किससे, तो इनके आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य से, क्योंकि ये बहुत सी हैं तो इसलिए आवृत्ति तरंगदैर्ध्य मैं आपको बता रहा हूँ। आवृत्ति क्या है समझ लो, आवृत्ति के बारे में लिख लो, फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी। कोई इंग्लिश में अगर इसको लिखना चाहता है तो वेव लेंथ लिख लेना, वेव लेंथ। आवृत्ति क्या है समझो, ये देखो एक इतना किया तो आधा चक्कर लगा, ये इतना किया तो पूरा एक चक्कर लग गया, इतने में एक चक्र हो गया। ऐसे ही फिर यहां से शुरू हुआ, यहां आधा चक्कर, यहां एक चक्कर, चक्र या चक्कर बोलो, तो हम देखेंगे कि एक सेकंड में कितने चक्कर पूरा कर ले रहा है ये। तो क्या लिखेंगे, एक सेकंड में विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा, जिसको पढ़ रहे हैं उसी की बात करें, विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा तय किए गए या पूरा किए गए, जो भी आपको अच्छा लगे, विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा तय किए गए चक्करों की संख्या या चक्रों की संख्या क्या कहते हैं, को आवृत्ति कहते हैं। संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं, तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसको दिखाते हैं 2-3 अक्षरों से, कुछ लोग F से दिखाते हैं, कुछ लोग स्मॉल n से दिखाते हैं, और कुछ लोग इसके लिए एक ऐसा V जैसा थोड़ा टेढ़ा सिंबल बनाते हैं जिसको न्यू बोलते हैं, NU नू, और पढ़ते हैं न्यू। IPL देख रहे होंगे तो टाटा न्यू बॉक्स भी मिल रहा है, वो नहीं, तो ये न्यू। इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका मात्रक 1/सेकंड होता है, मतलब सेकंड की घात -1। अब डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं। और अदरवाइज इसको एक विद्वान ने बताया था जिसका नाम था हर्ट्स, तो इसलिए इसका मात्रक हर्ट्स भी डालते हैं लोग, इसका मात्रक हर्ट्स भी बोलते हैं। और कई बार लोग इसको प्रति साइकिल भी बोलते हैं, प्रति साइकिल या साइकिल प्रति सेकंड, इसी को क्या बोलते हैं, साइकिल प्रति सेकंड। साइकिल मतलब यही चक्कर, साइकिल प्रति सेकंड, साइकिल चलाने वाला नहीं, साइकिल प्रति सेकंड लिख लेना, प्रति साइकिल में को बेहतर करके लिख लेना कि साइकिल प्रति सेकंड, ये इसके। और एक बात आपको दिमाग में यहाँ रख लेना है कि जो तरंग दैर्ध्य होता है और जो आवृत्ति होते हैं, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अब इसको हम समझने के लिए अभी यहाँ छोटा सा डेरिवेशन करके समझ सकते हैं कि कोई मतलब नहीं है, आप बस ये समझो कि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, तरंग दैर्ध्य बराबर होता है 1 में आवृत्ति, ठीक है। और बराबर नहीं लगाना है तो आप ऐसे व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह लगा दो, तरंग दैर्ध्य व्युत्क्रमानुपाती 1 में आवृत्ति, मतलब तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के बीच में उल्टा संबंध होता है। तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घट जाएगी, जाहिर सी बात है। देखो तरंग दैर्ध्य बड़ा करो, ये तरंग दैर्ध्य मैंने बड़ा किया, देखो तो चक्कर देर में लगेगा ना, चक्कर लगने में समय लगेगा। और ये देखो मैं छोटा कर दिया, कितना जल्दी चक्कर लग रहा है, फटाफट चक्कर लग रहा है। तो 1 सेकंड में चक्करों की संख्या बढ़ जाएगी अगर तरंग दैर्ध्य कम कर देंगे तो, और तरंग दैर्ध्य बढ़ा देंगे तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 1 सेकंड में एक ही चक्कर लगेगा, पता चलेगा। तो बस ये समझो कि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। और कॉमन सेंस लगाकर इस बात को समझ सकते हो, जीएस पढ़ रहे हैं, सामान्य अध्ययन, और इसलिए मैं इसको कहीं भी गणितीय रूप देने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, जरूरत ही नहीं है। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। अब ये तरंग दैर्ध्य आवृत्ति में क्यों बताया आपको कि जब तरंगों का समूह लिखो, उनको तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम या बढ़ते क्रम में जमाओ, या आवृत्ति के घटते या बढ़ते क्रम में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम। अब आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं कितनी, तो इसकी खोज अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय में किया, वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। केवल मैं एक डायग्राम बना के यहाँ पे इस काम को समराइज कर रहा हूँ, फिर अगला टॉपिक पे आते हैं। क्योंकि हम केमिस्ट्री एक तो पढ़ रहे हैं, दूसरा पहले इस बात को पढ़ चुके हैं 2 जगहों पर या 3 जगहों पर, और तीसरी चीज़ की केमिस्ट्री में हमको इतना वेटेज इसके बारे में बैकग्राउंड में समझने की आवश्यकता है नहीं।
जितना ज़रूरत है उतना बता रहा हूँ। इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या? जितनी बात मैं क्लास में बोलूँ उतनी समझ में आनी चाहिए, उससे एक्स्ट्रा जहाँ है वहीं देखेंगे। चलिए तो इसको मैं मिटाता हूँ और अब हेडिंग डालो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। हेडिंग डालो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय तरंग हमने पढ़ लिया, स्पेक्ट्रम की परिभाषा हमने पढ़ लिया, तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आसानी से पढ़ सकते हैं। लिखो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में, लिखो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विभिन्न तरंगों का समूह पाया जाता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विभिन्न तरंगों का समूह पाया जाता है जिनकी खोज, आविष्कार तो बोल नहीं सकते, वो तो थी ही, तो जिनकी खोज अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों द्वारा किया गया। जिनकी खोज अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों द्वारा किया गया। अब आप एक डायग्राम ऐसे बना लो, ऐसे एक स्पेक्ट्रम बनाओ, डायग्राम बनाओ और पहले समझो। थोड़ा सा आप रुक जाओ, बल्कि 1 मिनट थोड़ा समझ के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी रिकॉर्डेड है ही तो कोई समस्या आएगी नहीं। देखो मैं यहाँ एक तीर इधर लगाता हूँ और इस तीर का मतलब मैं बोल देता हूँ कि जब इधर जाएंगे हम तो हमारा आवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी। आवृत्ति इधर क्या होगी? बढ़ेगी। और इधर तीर निकाल के ऐसे लिख देता हूँ कि जब हम इधर आएंगे तो उस समय क्या होगी? आवृत्ति घटेगी। तो ये तो आवृत्ति की कहानी हो गई। अभी समझ गए कि आवृत्ति तरंग दैर्ध्य उल्टा होते हैं। तो ये वाला जो तीर मैं इधर लगाया हूं ना, अब समझना थोड़ा ध्यान से, ये वाला तीर इधर जो मैं लगाया हूं, इसी बात को तरंग दैर्ध्य के हिसाब से बोलना है। तब क्या बोलेंगे? आवृत्ति बढ़ रही है ना, देखो आवृत्ति बढ़ रही है, इसलिए मैं एरो इधर दिखाया हूं कि यहां से इधर जाओगे तो आवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी। तीर देखो इधर लगा है, आवृत्ति बढ़ेगी तो 100% है। तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तरंग दैर्ध्य क्या होगा? कोष्टक में लिख लेना, तरंग दैर्ध्य और नीचे ऐसे तीर लगा लो, कम होगा। और इधर क्या होगा? जब इधर आएंगे तो आवृत्ति बढ़ रही है, देखो तीर इधर लगाया ना, तो आवृत्ति बढ़ रही है, तो 100% की तरंग दैर्ध्य क्या होगा? बढ़ेगा। जब आवृत्ति इधर आने पर, जब हम इधर आ रहे हैं तो उस समय आवृत्ति यहाँ लिख देता हूँ मैं, आवृत्ति कम हो रही है, ये आवृत्ति कम, तो तरंग दैर्ध्य क्या हो रहा है? तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। अब मैं चाहता तो केवल इधर तरंग दैर्ध्य यहाँ लिख देता तो बात बन जाती कि इधर तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है, इधर आवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन आपको पूरा समझाना पड़ता है क्योंकि वैसे साइंस बैकग्राउंड रहता नहीं है बहुत से लोगों का, तो हर बात लिखनी पड़ती है कि आवृत्ति इधर बढ़ रही है, चाहो तो यहाँ बढ़ भी लिख लेना, बढ़ रही है तो तरंग दैर्ध्य घट रहा है। इधर से इधर आ रहे हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है लेकिन आवृत्ति कम हो रही है। अब तरंगे कौन कौन सी हैं फटाफट लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली जो तरंग मिलती है उसको बोलते हैं रेडियो तरंग, और इसका आप लोग दूर संचार में बहुत प्रयोग करते हैं, मोबाइल वगैरह में भी इसका प्रयोग हो रहा है, जहां भी संचार हो रहा है रेडियो तरंग का प्रयोग हो रहा है। रेडियो तरंग का ही एक रूप होता है जिसको सूक्ष्म तरंग बोलते हैं, मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पे सूक्ष्म तरंग दिमाग में फिट रखना, तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा इसका है, इसका तरंग दैर्ध्य छोटा हो गया, समझ रहे हैं ना। अब उधर चल रहे हैं, तरंग दैर्ध्य इधर आने पे बढ़ता है ना, देखो इधर आने पे बढ़ता है, उधर चल रहे हैं तो घट रहा है, आवृत्ति बढ़ रही है। सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग के बाद जाते हैं तो हमको मिलता है औरक्त तरंग। इस औरक्त तरंग का भी बहुत फायदा है। रात को देखना है ना, रात को अगर कुछ देखना है आपको अंधेरे में तो औरक्त तरंग का प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ अगर आप लोग, मैं पढ़ाया हूँ कि अगर आजकल फिजियोथेरेपी की नाम सुनते होंगे आप लोग, फिजियोथेरेपी में अगर कई बार ऐसा होता है कि सिकाई किरणों से ही कर देते हैं। ऐसा नहीं कि गर्म पानी किए, गर्म पानी को पेट पे रख रहे हैं, सिकाई कर रहे हैं, नहीं, वहाँ जाओगे तो औरक्त किरण डाल देंगे, उससे सिकाई हो जाती है। तो बहुत से प्रयोग हैं। अब ये वही बोला कि अपने आप में एक चैप्टर बनता है, इसलिए जनरल बता रहा हूँ। औरक्त, औरक्त के बाद यहाँ मिला क्या? दृश्य, और ये न्यूटन भाई साहब ने सबसे पहले बताया था दृश्य। इन सब के बारे में जैसे विलियम हर्शल ने इसको बताया, तो अब सबका नाम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। दृश्य, दृश्य के बाद जैसे ही हम आगे जाएंगे
तो फिर हमको मिलता है पराबैंगनी, ये नहीं दिखेगा, पराबैंगनी, यूवी रेज जिसको बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, इसको विजिबल, इंग्लिश में इसको विजिबल, इसको इंफ्रारेड, इसको माइक्रोवेव्स, और इसको बोलते हैं रेडियो, इसका नाम तो यही है, रेडियो वेव्स। अब पराबैंगनी के बाद अगला जो मिलता है हमको वो क्या मिलता है, एक्सरे। आप देखते हैं कितना इसका यूज है, एक्सरेज। रोंटजन ने इसकी खोज किया था, रोंटजन नाम का विद्वान था, पीछे हमने उसका नाम देखा भी एक जगह। और उसके बाद आती है गामा रेज, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है गामा रेज। तो ये पूरा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, जिसमें है क्या, तो ये जो दृश्य वाला है ना, दृश्य वाला, ये इससे निकाल के चाहो तो अगर जगह हो तो 7 कलर लिख लो कि इसके 7 रंग हमको दिखाई देते हैं, दृश्य वाले के 7 रंग नग्न आंखों से दिखाई दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कौन से, विबग्योर, केवल शॉर्ट नेम लिख दे रहा हूँ, पढ़े हैं आप लोग, विबग्योर। ये 7 हमको दिखाई दे देते हैं नग्न आंखों से, ये दृश्य हैं, और बाकी सारे क्या हैं, अदृश्य हैं। इधर वाला भी हमको नहीं दिखाई देता, इधर वाला भी हमको नहीं दिखाई देता। हमारी आंखों की सीमा ही सिर्फ इतनी है कि वो दृश्य स्पेक्ट्रम को देख पाता है। तो ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम दृश्य के दोनों तरफ फैला हुआ है, इधर भी फैला है, इधर भी फैला है, दोनों हमको दिखाई नहीं देते हैं, केवल ये दृश्य वाला ही हमको दिखाई देता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आपको बस इतनी बात अभी दिमाग में रखनी है, इससे ज़्यादा मैं आपको कहीं अभी नहीं बताने वाला कि इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, इसकी आवृत्ति क्या होती है, इन सब के बारे में नहीं बताने वाला। बस अभी समझो कि इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। इधर से उधर जाओगे तो धीरे धीरे आवृत्ति बढ़ेगी, इधर से इधर आओगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी, मतलब आवृत्ति घटेगी। ये आपको दिमाग में रखना है अभी, बाकी कभी फिजिक्स के लेक्चर वगैरह में करेंगे तो पूरा ये चैप्टर बनेगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ये बात सबको समझ में आ गई। इन सब का अलग अलग प्रयोग है, ठीक है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम को अगर आप यहाँ एक बात और दिमाग में आपको रखना है कि अब एक बड़ा बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिमाग में बनता है, लेकिन अब क्या है कि हम लोग पढ़ते समय कभी सोचते नहीं है ना, तो दिमाग की जो सीढ़ी चलनी है वो बंद हो गई है, चलती ही नहीं है। क्या मैं बोलने वाला हूँ यहाँ पे समझो। कई बार हमारे दिमाग में अचानक आता है कि यार ये परमाणु जो है, हमने पढ़ लिया अभी तक इतने तो मॉडल पढ़ ही लिए हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग तो खोखला होता है, केवल नाभिक जो होता है वो ठोस होता है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ाया था, उसमें बताया था ना कि बस कुछ तरंगें ही, कुछ किरणें ही, अल्फा किरणें ही वापस लौट रही थी और बाकी सारे निकल जा रही थी, तो खोखला है। तो ये बताओ कि ये जो हमारा ये बॉटल है, ये बॉटल दिख क्यों रहा है? जब ये खोखला है तो खोखला है तो प्रकाश जाके निकल जानी चाहिए उसमें, क्योंकि इसमें तो नाभिक होंगे, नाभिक दिखना चाहिए, बाकी सारा नहीं दिखना चाहिए, खोखला है। लेकिन फिर भी क्यों दिख रहा है? तो उसका कारण यही है भैया, ध्यान रख लेना कि ये जो दृश्य स्पेक्ट्रम है ना, इस दृश्य स्पेक्ट्रम को हमारी आंखें देख पाती हैं और इसका तरंगदैर्घ्य फिर भी बड़ा है, इसका तरंगदैर्घ्य तो फिर भी इनसे काफी बड़ा है ना। तो हमारी दृश्य तरंगे, जो दृश्य प्रकाश है ना, वो इस पर जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य बड़ा है, वो इसको क्रॉस नहीं कर पाता है, इसके खाली स्थान को क्रॉस कर ही नहीं पाता है। अब ऐसे ऊपर एक जाली लगी हुई है, उसमें से मैं चाहूं कि अलग हो जाऊं तो अलग नहीं हो पाऊंगा। छिपकली अलग हो जाती है, छिपकली मतलब उसमें से निकल के बाहर चली जाती है और फिर आ जाती है, मैं नहीं निकल पाऊंगा ना बाहर आ पाऊंगा। तो वैसे ही ये बड़ी तरंगदैर्घ्य है, हम जो आंखों से देख रहे हैं ना, जो विबग्योर वाली, ये बड़ी तरंगदैर्घ्य है। इसके खाली स्थान जो होता है ना, परमाणु छोटा होता है तो उसके खाली स्थान को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, जाके टकरा के फिर वापस लौट जाती हैं, इसलिए हमको ये दिखाई दे रहा है। अगर एक्सरे से देखोगे ना, तो एक्सरे देखो, एक्सरे का क्या है, तरंगदैर्घ्य छोटा है, तो छोटा तरंगदैर्घ्य है और आवृत्ति बड़ी है। देखो ध्यान रखना कि जिसकी आवृत्ति ज़्यादा बड़ी रहेगी उसकी भेदन क्षमता ज़्यादा रहेगी, वो ज़्यादा भेदेगा, उसकी भेदन क्षमता ज़्यादा रहेगी। तो आवृत्ति अगर ज़्यादा है
तो भेदन क्षमता क्या है, ज़्यादा, और आवृत्ति कम है तो भेदन क्षमता कम। वही समझ लो अभी जनरली कि छिपकली को मान लो कि आवृत्ति छिपकली और मुझ में आवृत्ति मान लो, तो मेरी आवृत्ति क्या है, कम है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो मैं बाहर नहीं हो पा रहा हूँ। छिपकली की आवृत्ति क्या है, ज़्यादा है, तरंगदैर्घ्य कम है इसलिए वो बाहर हो गई। तो एक्सरे से इसको देखोगे ना तो तुमको आर पार दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। इसलिए तो हमारे शरीर में देखो, शरीर हम देखते हैं ऐसे तो हमारा स्किन दिख जाता है, बस स्किन को क्रॉस कर ही नहीं पाती है हमारी ये वाली तरंग जो विबग्योर वाली है, तरंगदैर्घ्य बड़ा है तो क्रॉस नहीं कर पाती। अभी मत बोलना सर औरत और ये क्यों नहीं हमको दिखाई देती है, भैया तो हमारा आंख ऐसा बना ही है कि आंख केवल इसके लिए ही संवेदनशील है, यही देख पाता है और देख ही नहीं पाता है कुछ। कान भी पढ़े हैं हम लोग कि कान, इस ब्रह्मांड में बहुत सी ध्वनियाँ तेज तेज हो रही हैं। जैसे ही 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवाज़ हो जाती है, हर्ट्ज से, हर्ट्ज बोलते हैं हिंदी माध्यम के लोग, हर्ट्ज उसका सही है, तो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं सुन पाते। बहुत सी ऐसी आवाज़ें हैं, और 20 हर्ट्ज से कम हो गया तब भी नहीं सुनाई देती है। तो हमारा तो एक रेंज फिक्स किया गया है ना, प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया ही है कि हम सब कुछ ना कर सकें, भगवान ना बन सकें। तो दृश्य प्रकाश को ही हम देख पाते हैं और इनकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है। अब देखो, अगर किसी के शरीर को हम देखते हैं, सलमान भाई जब अपना शर्ट फाड़ देते हैं तो उनका स्किन से हमारी जो दृश्य लाइट है जाके टकरा के आती है तो हमको उनका बॉडी दिखाई देता है। और कोई एक्सरे वाला पहन लिया है कोई उपकरण तो उनको उनकी बॉडी नहीं, उनके अंदर की हड्डियां दिखाई देंगी, उनके अंदर के मांस दिखाई देंगे। और एक्सरे में यही तो होता है कि एक्सरे में इसकी तरंगदैर्घ्य कम है, आवृत्ति ज़्यादा है, तो ये घुस जाती है शरीर के अंदर, जाके शरीर के अंदर बता देती है कि क्या क्या है। और गामा किरण डाल दोगे तो और बता देगी, बट ये खतरनाक भी होते हैं। अक्सर आप सुनते हो ना कभी कि लोग अक्सर बोलते हैं कि भैया ये आँख नहीं है एक्सरे है, तो भले ही नहीं जानते वो कि इसका मतलब क्या है, लेकिन बोल दिए आँख नहीं है एक्सरे है। कई लोगों का इसमें है, हर्षवर्धन भाई का भी सुनता हूँ कि यही है, आँख नहीं है एक्सरे है। कुशवाहा जी का तो आँख ही है, अवस्थी जी का दोनों का मिक्सअप है ठीक है। तो आँख नहीं एक्सरे है मतलब क्या कि जो पहन के आए हो ना, उस पहन के आए हो उसके अंदर हम देख रहे हैं, बाहर तो देख ही नहीं रहे हैं। इसको भेद के अंदर देख रहा है कि अंदर क्या पहने हो, बनियान में क्या है, समझ रहे हैं। तो टॉपिक पे आओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ऐसे बस ये लिख लो कहीं, तुम लोग जो साइंस से डरते हैं वो लोग लिख लो कि आवृत्ति ज़्यादा हुई, आवृत्ति ज़्यादा तो भेदन क्षमता ज़्यादा, भेदन क्षमता ज़्यादा, और आवृत्ति कम तो, आवृत्ति कम हुई तो भेदन क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये दिमाग में रखेंगे। और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, वहाँ बात नहीं कर रहे हैं, बस ये इतना दिमाग में रखो। ये समझ गए ना, कोई वस्तु हमको दिखाई क्यों दे रही है। अच्छा तुम लोग कभी देखना, ये कई जगहों पर आजकल तो कुछ रेलवे स्टेशन पर भी कर दिए हैं कि आप अपना बैग ले जाते हो ना, तो उस बैग को वो स्कैन करते हैं एक मशीन से, तो उसमें वो उसमें दिख जाता है, एक्सरे डाल देते हैं उस पर, कम आवृत्ति वाली, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा नुकसानदेह ना हो उस टाइप की एक्सरे डाल देते हैं उस पर। एक्सरे का भी एक पूरा रेंज है, तो उस एक्सरे को डालते हैं तो उनको कहीं जो भी एलसीडी लगाए होंगे वहाँ पे आपके अंदर दिखाई देता है कि उसमें क्या रख के ले गए हो। परेश रावल एक बार कंप्लेन कर रहे थे इस बात की। एक पिक्चर आई थी 1 2 3, देखे 1 2 3 में वो बिजनेस करते हैं कपड़ों का, अंडरगारमेंट्स का, तो उनको बड़ा तकलीफ था कि भैया ये एक्सरे करके देख लेते हैं अंदर की है क्या उसके अंदर, बार बार मेरी बेइज्जती खराब करते हैं। देखे वो पिक्चर 1 2 3। परेश रावल साहब एक बार फ़ोन लगाए थे, बोल रहे थे कि हमें तकलीफ है इस बात से। तो आप लोग भी बैग में कुछ ऐसा लेके मत जाओ जिसको एक्सरे हो तो पता चल जाए कि उसमें क्या क्या है। वो करते ही हैं। एयरपोर्ट पे तो जाओगे तो 100% करेंगे, बाकी जगहों पे ना करें कोई दिक्कत नहीं है, एयरपोर्ट पे तो 100% करेंगे कि क्या लेके जा रहे हो आप, उनको पता चल जाता है। जैसे ही संदिग्ध लगा तो रोक लेते हैं कि आप ठहरिए, आपका ट्रीटमेंट होगा। चलो इतनी बात तो अभी समझ गए, केमिस्ट्री के लेवल पे ये बात अभी समझ जाओ, इसका यूज कैसे आगे होगा देखना। ये बात हटाता हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आप लोगों ने समझ लिया। अब अगला बात इसमें पढ़ते हैं हम लोग,
विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की कहानी खत्म। अच्छा, एक चीज मैं और बताऊं कि क्लास लगभग 1 घंटे के आसपास तो हो गई होगी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को समझने में। तो इस पर तो जो अपलोड, मतलब YouTube पर जो अपलोड करूंगा वीडियो, जो YouTube पे देखते हैं उनसे अभी मैं बात कर रहा हूं। आप लोग भले ही क्लास में तो आप लोग तो जनरल पढ़े हैं, जो YouTube पर देखते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि ये लेक्चर तोड़कर टुकड़ों में डाल देंगे। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम अपने आप में एक बड़ा टॉपिक हो गया, तो इसका एक अलग ही वीडियो चला जाएगा। तो यहाँ से अब दूसरा वीडियो शुरू हो जाएगा, वो तो मैं उसमें से डायरेक्ट कट कर लूँगा। तो इसके आगे अब हम शुरू करते हैं। चलो, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पहले स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे ही पढ़ लिए, तो अब हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रा। और स्पेक्ट्रा क्या है? सीधी सी बात, वर्णक्रम हमने समझ लिया, तो स्पेक्ट्रम का बहुवचन होता है स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम का बहुवचन हमने समझ लिया है कि अब देखो, ये सब बातें नहीं बता रहा हूं मैं यहाँ।